सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा पिछले क्लास में आपको चैप्टर थर्ड फिजिक्स चैप्टर थर्ड क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ। उसके पहले पढ़ा गया करंट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी एंड ओम्स लॉ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और इसका एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव किया जाएगा। तो कंडक्टर जो होता है वो ये जानते हैं कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडमली मूव करते रहते हैं। कोई एक कंडक्टर कंसीडर करें, कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस कंडक्टर के अंदर मूव करते रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कंडक्टर के अंदर ये मूव करता है, इसमें रैंडम वेलोसिटी होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ऐसे मूव करता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो रैंडमली इधर उधर वो मूव करता है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो इधर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसमें, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास रैंडम वेलोसिटी है, इधर उधर मूव कर रहा है ना, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली मूव कर रहा है। और ये टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका जो रैंडमनेस है वो और बढ़ेगा। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F इज इक्वल टू ई ई। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई। इतना जो फोर्स है वो इधर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। तो इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ड्रिफ्ट करेगा इन एडिशन टू इट्स रैंडम वेलोसिटी। रैंडम वेलोसिटी के अलावे ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका कोलिजन होगा पॉजिटिव आयंस से, क्योंकि कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो पॉजिटिव आयंस है, जिसको हम लोग लैटिस बोलते हैं, है ना। तो उससे इसका कोलिजन होगा, फिर इसका वेलोसिटी चेंज होगा, फिर मूव करेगा। इस तरह से वो एक जो एवरेज वेलोसिटी है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, रैंडम वेलोसिटी के अलावे। ठीक है ना। तो इसको डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द एवरेज वेलोसिटी the average velocity acquired by free electrons opposite to the direction of electric field in addition to मतलब in addition to drift velocity का मतलब होता है drift velocity, in addition to random velocity का मतलब हुआ random velocity के अलावे, in addition to random velocity
is called drift velocity. Is called drift is called drift velocity. ठीक है, इसका मतलब समझिए कि द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एडिशन टू इट्स रैंडम वेलोसिटी, इन एडिशन टू इट्स रैंडम वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब किसी कंडक्टर के अंदर, जब किसी कंडक्टर को, फिर से बता रहे हैं, जब किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था इसके अंदर, जो रैंडमली मूव कर रहा था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसमें रैंडमनेस भी रहेगा, वो वाइब्रेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स की वजह से इसमें जो वेलोसिटी आएगी उसका जो एवरेज होगा, इधर की तरफ मूव करेगा, जो एवरेज वेलोसिटी होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी उसके पास होगा वो फिक्स वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट होगा, फिर कोलिजन होगा, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, उस फ्लो की वजह से ही करंट उसमें फ्लो करता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये मूव करेगा। ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी से मूव करेगा उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। रैंडम वेलोसिटी के अलावा जो एवरेज वेलोसिटी होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म में। तो ये फिगर भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये जो इधर की तरफ वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो u1 जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है एक, इसका वेलोसिटी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए तो इस एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर की तरफ u1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर u2 है, क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहा है। किसी इंस्टेंट पे एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो ये हम लोग मान लिए कि u1, u2, u3 डॉट डॉट un are the initial velocity of free electrons, है ना, without any external electric field। बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो फील्ड के जो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी है वो u1, u2, u3, un डॉट डॉट u4, un है, ऐसा। ठीक है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो एवरेज वेलोसिटी है। तो किसी इंस्टेंट पे एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है v1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है v2, फिर v3, ठीक है, प्लस डॉट 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 vm डिवाइडेड बाई m। ठीक है, तो इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी है चूंकि, तो किसी इंस्टेंट पे देखा गया एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 है, दूसरे का v2 है, तो सबका एवरेज निकाल लें, तो यही क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो इसके लिए क्या की कि जब कोई कंडक्टर है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस वही जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगा।
और उसी वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, तो ये वेक्टर है, इधर भी ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v d इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इज इक्वल टू v की जगह पर लिखेंगे u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, और चूंकि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा है तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगाएंगे और यहाँ भी वेक्टर साइन लगाएंगे, तो इसको u1 लिख दे रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, इसलिए क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें वो सब एक ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, और इधर F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, तो सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो सबका एक्सेलरेशन भी सेम होगा, एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाई मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह पर लिख देते हैं माइनस ई डिवाइडेड बाई एम ई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन चूंकि सबका सेम है तो यहाँ एक ही लिखेंगे, और यहाँ T1 लिख दिए, फिर V2 की जगह पर लिखते हैं U2 प्लस ए T2, ठीक है, और सब पे वेक्टर साइन भी दे देते हैं, यहाँ लिखेंगे V3 की जगह पर U3, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसीडर किए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड, इनिशियल स्पीड u1 है, दूसरे का u2 है, u3 है, इस तरह से, तो यहाँ पे लिख दिए a t3 प्लस, ऐसे ही ऐड करते करते जितना इलेक्ट्रॉन है डॉट डॉट, अब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, क्या लिखें, un प्लस a tn, क्लियर है ये, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से डिवाइडेड बाई n, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको और सिंपल कर लें, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ देखिए ब्रैकेट अगर हटाएं तो ये सब प्लस में है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, सब प्लस में है, तो जितना u1 u2 u3 u4 ये सब है इसको एक जगह कर लेते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un डिवाइडेड बाई n, ऐसा लिख सकते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें a जो है वो सब में कॉमन है, इसमें भी a है, a है, a है, ऐसे जितने सारे टर्म है सब में a कॉमन है, तो a को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिला, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, ठीक है, डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी था इलेक्ट्रॉन का वो रैंडम था, एक इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी इधर था, दूसरे का इधर था, तीसरे का इधर था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तब वो इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और उसमें एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन ये सारे वेलोसिटी को अगर ऐड करें तो वो जीरो मिलेगा, उसका वेक्टर सम करें तो जीरो मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो रैंडम है, इधर उधर है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका एवरेज जो है वो जीरो आएगा, प्लस अगर जीरो नहीं आया तो कंडक्टर से तो करंट पास करने लगेगा, है ना, एक डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे तो वही इलेक्ट्रॉन जो है उसमें करंट को प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ एक्सेलरेशन की जगह पर ये वाला लिखेंगे, है ना, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसमें एक्सेलरेशन होगा माइनस ई डिवाइडेड बाई एम ई, ठीक है, और ये क्या है T1, अब फिर ये लिखते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, एंड दिस इज द एवरेज
टाइम इंटरवल between two successive collision of electrons with positive ions. Positive ions का जो स्ट्रक्चर है उसको लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। तो जो कंडक्टर के पास क्या होता है, कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो पॉजिटिव आयंस होता है। तो ये जो है T1, ये टाइम इंटरवल है इलेक्ट्रॉन का, यहां से मूव किया, फिर कोलिजन होगा, फिर कोलिजन होगा, जब पॉजिटिव आयंस आएगा तो दो लगातार कोलिजन के बीच का ये एवरेज टाइम इंटरवल है, यानी टाइम का ये एवरेज है। तो इसको लिखेंगे, इसके लिए खास सिंबल यूज किया जाता है, इसके लिए एक सिंबल है ऐसा, इसको टॉ बोलते हैं, इस सिंबल का नाम है टॉ। आप लोग 11th में टॉर्क के लिए भी इसको पढ़े होंगे, टॉर्क के लिए भी टॉ का यूज किया जाता है, कई जगह टाइम के लिए भी यूज किया जा रहा है, यहाँ एवरेज टाइम है उसके लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, क्योंकि ये वेक्टर है और राइट साइड में वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये टॉ क्या है, तो इसको बोलते हैं, इसके बारे में लिख दे रहा हूं, टॉ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम इंटरवल between two successive collision, two successive collision, two successive collision of electrons with positive ions, this is called average time interval, और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया उसको याद कर लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत काम का है ये एक्सप्रेशन, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम ई इंटू टॉ, यही पढ़े थे अभी। ये वाला, अब इसमें ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको अप्लाई किया गया, ये जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये एवरेज टाइम इंटरवल है जिसको हम लोग टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। अब ये ध्यान में रखना है कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तो करंट भी उसमें फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का स्पीड जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा तो करंट भी कंडक्टर में ज्यादा होगा। तो एक रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में, उसको देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी between drift velocity and electric current,
ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक कंडक्टर ले लेते हैं, इस कंडक्टर का लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि लेट A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कंडक्टर के लेंथ के अलॉन्ग, तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो मूव करेगा इधर की तरफ, और जिस स्पीड से मूव करेगा, जिस एवरेज स्पीड से मूव करेगा, उसको ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे। वी डी से लिखते हैं उसको, वी डी से इधर की तरफ वो मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर की तरफ मूव करेगा। और एन जो है वो मान लेते हैं एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये जो कंडक्टर लिया गया उसमें यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो n है। और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम जो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होगा, ये वॉल्यूम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, उसी का रोल होता है इलेक्ट्रिक करंट में। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री नहीं है अपने एटम से, वो मूव ही नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो यही सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है और हम लोग के पास वॉल्यूम इतना है, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा NaL। ठीक है, और टोटल चार्ज कितना होगा, जो कि इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज यहाँ करने का मतलब है कि वो चार्ज जो जिसके फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। हम लोग टोटल चार्ज का मतलब ये नहीं है कि कंडक्टर पे जितने पॉजिटिव चार्ज है जितने नेगेटिव चार्ज है सबका सम किया जाए, तो वो तो हालांकि जीरो हो जाएगा, लेकिन हम लोग वो चार्ज की बात कर रहे हैं जिसके फ्लो की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होने वाला है। तो टोटल चार्ज जो होगा वो हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है और हम लोग के पास टोटल इलेक्ट्रॉन जितना है उसकी संख्या इतनी है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा ELAL। ठीक है, यानी Q इज इक्वल टू मिल गया EAENAL। ठीक है, सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में t टाइम लगता है ना, एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को आने में t टाइम लगता है, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है एवरेज स्पीड वो vd है, तो ये L कितना होगा, यानी यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस एंड से दूसरे एंड का डिस्टेंस L है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इलेक्ट्रॉन का vt है और इस एंड से इस एंड तक आने में अगर इलेक्ट्रॉन को t टाइम लगता है तो L इज इक्वल टू v टू t हो जाएगा। इस तरह से चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं, जो चार्ज जो फ्लो किया है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो चार्ज फ्लो किया है उसकी बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो टोटल चार्ज है, तो L की जगह पर ये लिख देते हैं ENA और L की जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम लिखते हैं। हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में एक रिलेशन देखना है, तो चार्ज को भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से चार्ज जो होगा, टोटल करंट जो होगा, करंट इज इक्वल टू होता है
चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। और कौन सा चार्ज? जो कि फ्लो किया टी टाइम में, उसकी बात करें तो इतने समय में टी टाइम में इतना चार्ज फ्लो किया, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ये चार्ज ई एन ए वी डी इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। तो ये टी कैंसिल हो गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आई का वैल्यू मिला, आई इज इक्वल टू ई एन ए वी डी ई एन ए वी डी। ठीक है, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यही रिलेशन, जहां ई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एन क्या है? एन जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये वी डी जो है वो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि करंट जो है नंबर ऑफ ई का तो वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ई तो ये फिक्स्ड है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो फिक्स है। एन क्या है? किसी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, यहाँ से दिख रहा है। ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा हो तो करंट ज्यादा होगा, और ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ज्यादा हो तो करंट तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का वो स्पीड है। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, यहाँ से दिख रहा है। और तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन है, ई कांस्टेंट है ना। तो ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसी के आधार पे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में भी रिलेशन देख सकते हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को जे से लिखते हैं, और ये होता है करंट इंटू एरिया। तो J इज इक्वल टू, जो करंट का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिखे थे उसमें था ई एन ए वी टी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो ये ए से ए कैंसिल होता है और J इज इक्वल टू मिलता है ई एन वी टी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में ये रिलेशन है, करंट डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में कि हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो एक ओम्स लॉ को इस एक्सप्रेशन जे के फॉर्म में भी हम लोग उसको देख सकते हैं, है ना। तो अगले क्लास का यही टॉपिक होगा, एक बार फिर से हम लोग ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।